फर्दर केस, अगर आपको मैट्रिक एफएससी की फिजिक्स याद हो तो उसमें हमने कुछ कांस्टेंट एक्सेलरेशन इक्वेशंस पढ़ी थी. कैन एनीवन ऑफ यू डिफाइन व्हाट दोज एक्सेलरेशन इक्वेशंस वर? कुछ याद है? ये तीन इक्वेशन थी. Vf इज इक्वल टू Vi प्लस AT, S इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर, 2AS इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर. ओके, कहां से आ रही थी ये इक्वेशन? एनीवन वॉलंटियर स्टूडेंट प्लीज. ये इक्वेशंस हमें कहां से मिली थी, कोई आइडिया? चलें थोड़ा सा बात करते हैं उन इक्वेशंस की. सो अभी पहले हमने बात की है कि हमारे पास whenever a particle is traveling along a straight line, we define the velocity using v equal to ds by dt, and we define the acceleration using the relationship a equal to dv by dt. That is, we are going to differentiate once that displacement function with respect to time in order to find out the velocity. We are going to differentiate that velocity function once with respect to time again in order to find out the acceleration function. Okay, now अगर आपके पास एक ऐसा प्रॉब्लम है in which you don't have the time variable involved, rather आपके पास acceleration है, उस प्रॉब्लम में आपके पास velocity है और आपके पास displacement है. In other words, a, v और s उसमें involved हैं, time variable का कहीं जिक्र नहीं है. Then क्या करेंगे आप? आप थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे, विच इज AdS इक्वल टू VdV. ये इक्वेशन कहां से आई है? इन पहली दोनों इक्वेशन से आपने टाइम वेरिएबल या dt को एलिमिनेट किया, तो यू आर गोइंग टू गेट दिस थर्ड इक्वेशन विच इज AdV इक्वल टू AdS इक्वल टू VdV. व्हेनेवर इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम आपको A, S और V का रिलेशनशिप चाहिए, तो देन यू आर गोइंग टू यूज दिस इक्वेशन नंबर 3 rather than using equation 1 and equation 2. ये किस तरह इक्वेशन 3 डिराइव हुई है? अगर आप थोड़ा सा इक्वेशन 1 को देखें, dt आपके पास आ जाएगा ds ओवर v. इसी तरह इक्वेशन 2 से dt आपके पास आ जाएगा dv ओवर a. दोनों को एक दूसरे के साथ कंपेयर कर दें, AdS इक्वल टू VdV आ जाएगा. ये इक्वेशन क्या कह रही है कि अगर आपके पास एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट के तौर पे है, अगर आपके पास एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट के तौर पे और आपसे वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए, तो आप इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप का इस्तेमाल कर सकते हैं. इज इट क्लियर? ओके, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सम कांस्टेंट एक्सेलरेशन इक्वेशंस जो आपने ऑलरेडी फिजिक्स वगैरह में पढ़ी हैं. ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन इक्वेशंस क्या हैं? लेट अस से दैट द पार्टिकल इज ट्रेवलिंग अलोंग द स्ट्रेट लाइन, but it is moving with constant acceleration. अब constant acceleration जज आप कैसे करेंगे? या तो आपको क्वेश्चन में लिखा हो कि वो केस constant acceleration यानी क्वेश्चन की प्रॉब्लम की स्टेटमेंट में मौजूद हो कि the particle is traveling with constant acceleration. या सपोज मैं आपसे कहता हूं कि एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग ट्रेवल कर रहा है with a function of displacement s equal to t square. Is it a case of constant acceleration? S equal to t square. Is it a case of constant acceleration? Velocity क्या होगी? 2t. Acceleration क्या हो जाएगी? 2. So this 2 is constant thing. So it is a case of constant acceleration. तो depending के उस प्रॉब्लम में या तो क्लियर कट स्टेटमेंट में लिखा हो constant acceleration, अगर स्टेटमेंट में नहीं लिखा हुआ तो यू कैन ऑलवेज जज कि ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन का केस है नहीं बाय टेकिंग अ लुक एट द डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी फंक्शंस. So suppose that particle is traveling along a straight line with constant acceleration. अब आपसे कहा जा रहा है कि एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए कुछ हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन इक्वेशंस जो है वो डिराइव करते हैं. वो अभी जो मैंने आपसे सवाल किया था वो इक्वेशंस कहाँ से आई हैं? वो आपकी यही जो तीन जनरल इक्वेशंस हैं, इसको आप इंटीग्रेट करते हैं विद इन दोज स्पेसिफिक बाउंड्री कंडीशंस, इनिशियल और फाइनल. वो कंडीशंस क्या हैं? एट t इक्वल टू 0, s इक्वल टू s नॉट and v equal to v naught,
at t equal to t, जो फाइनल कंडीशन है t equal to t, s equal to s and v equal to v. So इन इनिशियल और फाइनल कंडीशंस के दरमियान आप इन्हीं तीन इक्वेशंस को इंटीग्रेट करेंगे तो आपको वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन इक्वेशंस जो है वो मिल जाएंगी. कैसे मिलेंगी? स्टार्टिंग विद दिस वन, हमने पिछले स्लाइड पे देखा था a equal to dv by dt. Now since we are talking about constant acceleration, तो just to differentiate it from a, मैंने इसको ac के साथ जो है वो डिनोट कर दिया है. So ac is dv by dt और dv is equal to ac dt. दोनों साइड्स को मैंने इंटीग्रेट कर लिया है जो अभी मैंने बाउंड्री कंडीशंस डिफाइन की है कि एट टाइम t equal to 0 v equal to v naught, यानी ये पार्टिकल किसी इनिशियल वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा था जिसको मैंने v naught से डिनोट किया है, एंड this particle was located at position coordinate s naught. So at t equal to 0, s equal to s naught, v equal to v naught, and final conditions क्या है? t equal to t, s equal to s and v equal to v. So जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा within those limit, तो वहां से मुझे वो इक्वेशन मिल जाएगी जिसका हम स्टार्ट में जिक्र कर रहे थे, v equal to v naught plus act. In this case, v represents the final velocity of this particle, v naught represents the initial velocity of this particle, and t represents the time interval between first instant and the second instant. So this is how you can derive this particular equation of constant acceleration, the first equation. अब इस इक्वेशन को हम मॉडिफाई कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन आवर ओन बाउंड्री कंडीशन. मतलब मैं आपसे कहता हूँ द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट. अगर वो रेस्ट से स्टार्ट करेगा तो व्हाट इज गोइंग टू बी द वैल्यू ऑफ दिस v नॉट? 0 हो जाएगी. इसी तरह अगर मैं आपसे कहूँ इनिशियली द पार्टिकल इज लोकेटेड एट द ओरिजिन, तो अगर ओरिजिन से स्टार्ट करेगा तो s नॉट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. तो डिपेंडिंग अपॉन आवर ओन प्रॉब्लम we can always modify these constant acceleration equations कि वो रेस्ट से स्टार्ट कर रहे हैं तो v नॉट 0 हो गया, अगर वो ओरिजिन से स्टार्ट कर रहे हैं तो s नॉट आपका 0 हो जाएगा. The second equation is s equal to s naught plus v naught t plus half act square. आपने इसको इसी फॉर्म में पढ़ा था, सिवाय s naught इसमें मिसिंग था. जो हमने मैट्रिक FSC की फिजिक्स में पढ़ा था वो s equal to vit plus half at square होता था. वो डिपेंड करता है हमारी इनिशियल पॉइंट क्या है, एस नॉट क्या है. अगर तो वो ओरिजिन से स्टार्ट करता है तो ये वही इक्वेशन है जो आपने मैट्रिक एफएससी में पढ़ी थी. अगर वो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं करता बल्कि किसी और पोजीशन कोऑर्डिनेट से स्टार्ट करता है तो वो एस नॉट की वैल्यू बन जाएगी. और ये आई किस तरह इक्वेशन, आपने जो सेकंड इक्वेशन है v इक्वल टू डी एस ओवर डी टी, उसको इन लिमिट्स के दरमियान जो है वो इंटीग्रेट किया है तो आपको ये सेकंड इक्वेशन जो है वो मिल गई. आई होप कि इंटीग्रेशन आप कर लेंगे. अगर इसको नॉन सबमिटेड होमवर्क के तौर पे घर पे जाके एक दफ़ा जो है वो दोबारा इंटीग्रेट करके देख लें. द थर्ड इक्वेशन वाज जिसको आप 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर कह रहे थे, वो कहाँ से आई है? आपने थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन ads इक्वल टू वी डी वी को इंटीग्रेट किया है विद इन दोज लिमिट्स. तो आपके पास ये थर्ड इक्वेशन आ गई है कांस्टेंट एक्सेलरेशन की, v स्क्वायर इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर प्लस 2ac s माइनस एस नॉट. अगेन अगर वो ओरिजिन से स्टार्ट करेगा तो s नॉट 0 हो जाएगा और आपके पास वही इक्वेशन आ जाएगी जो कि मैट्रिक एफएससी में आपने पढ़ी थी. सो समराइजिंग अवर टुडेज टॉपिक, अगर हम इसको थोड़ा सा समराइज करें, इसके बाद हम थोड़ा सा प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे और प्रोबेबली 10 तक ब्रेक नहीं होगी क्योंकि रिकॉर्डिंग वगैरह भी चल रही है. मैं चाहता हूँ एक ही गो में हम चलें और बजाय 10:30 के वी आर गोइंग टू स्टॉप द क्लास एट अराउंड 10 या 10:15 बजे आपकी जो है वो क्लास खत्म हो जाएगी. So summarizing our today's topic, if a particle is traveling along a straight line, और आपको अगर particle straight line के along travel कर रहे हैं तो you can use these three general equations for defining the kinematics of that particle, that is displacement, velocity और acceleration. आप उसकी जो है वो find कर सकते हैं using these three general equations. However, अगर आपको सवाल में क्लियर कट गिवन है या फंक्शन कोई ऐसा गिवन है कि यू कैन जज दैट दिस पार्टिकल इज ट्रेवलिंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन बट विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो डायरेक्टली आप इन कांस्टेंट एक्सेलरेशन इक्वेशंस 4, 5 और 6 का इस्तेमाल करते हुए उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं रादर देन यूजिंग द जनरल इक्वेशन. जनरल इक्वेशन भी यूज करेंगे तो फर्क कोई नहीं पड़ेगा, जब आप उसको इंटीग्रेट करेंगे तो इन्हीं 4, 5, 6 में से किसी इक्वेशन पे आप पहुंच जाएंगे, लेकिन वो डेरिवेशन खामखा में आप करके अपना टाइम ज़ाया कर रहे होंगे. तो कोशिश करें कि अगर तो आपको क्वेश्चन में गिवन है, क्लियर कट गिवन है कि दिस पार्टिकल इज ट्रेवलिंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, तो यू कैन डायरेक्टली यूज इक्वेशन 4, 5 एंड 6. हाउएवर, if that is not a case of constant acceleration, then you can use these 1, 2 and 3 general equations in order to solve that particular problem.
Clear है? Any question which you want to ask regarding the rectilinear kinematic spontaneous motion? कोई क्वेश्चन जो आप करना चाहें, ताकि अब हम इन चीज़ों को या इन इक्वेशंस को जो हमने पढ़ा है इसको एक्चुअल प्रॉब्लम्स के ऊपर अप्लाई करके थोड़ा सा इन इक्वेशंस का इस्तेमाल देख लें। चलिए, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, अगर हमने स्ट्रेट लाइन मोशन की बात की है, अगर तो वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग ट्रेवल कर रहे हैं, देन इट इज अ डिफरेंट थिंग। बट अगर आपके पास एक पार्टिकल है या जो फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं या प्रोजेक्टाइल मोशंस होते हैं, मैं किसी चीज़ को ऊपर फेंकूं, फ्रीली वो ऊपर जाता है और नीचे आता है, इज इट अ केस ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन और वेरिंग एक्सेलरेशन? व्हाई? बिकॉज थ्रू आउट दिस मोशन ऑफ फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट आपके पास ये जो पार्टिकल है, इट इज अंडर अ कांस्टेंट डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो ऑल फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स की जो प्रॉब्लम्स हैं, दे कैन बी ट्रीटेड by using equation number 4, 5 and 6. They can be solved by using equation 4, 5 and 6. तो जब आपके पास प्रोजेक्टाइल मोशन आ जाए या सिंपली फ्री फॉलिंग मोशन, आप कोई चीज़ हवा में उछाल लें और वो ऊपर जाके फिर नीचे की तरफ आ रही है, तो वो तमाम प्रॉब्लम्स जिसमें इस तरह का फ्री फॉलिंग मोशन इन्वॉल्व हो, इट इज अ केस ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन एंड यू कैन डायरेक्टली यूज इक्वेशन 4, 5 और 6 in order to solve that particular problem. Is it clear? ओके, अभी चूंकि एग्जाम्पल्स में एक उस तरह का प्रॉब्लम आएगा तो हम उसको वहाँ तफसील के साथ डिस्कस कर लेंगे।